Friends, myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए 11th 12th इंग्लिश को लेकर एक पूरी सीरीज चलाने जा रहा हूं, जिसमें मैं क्लास 11th और 12th यूपी बोर्ड का कंप्लीट सिलेबस आपको यहां पर इस YouTube चैनल के माध्यम से कराने जा रहा हूं। और ऐसा मैंने क्यों किया ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता ही चुका हूं, क्योंकि मैंने क्या एक दिन मैं ऐसे ही YouTube को सर्च कर रहा था, अचानक से एक वीडियो जो सजेस्टेड वीडियोस में होती हैं वो मेरे पास आई और मैंने देखा उस वीडियो पर किस प्रकार से एक टीचर थी कि वो बच्चों को कितनी गलत शिक्षा दे रही थी, कितना उल्टा सीधा उनको पढ़ाया जा रहा था। तो ये देखकर वास्तव में मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया और फिर मैंने सोचा कि मैं जो विद्यार्थी हैं जो 11th 12th लेवल के हैं, स्टैंडर्ड के हैं, उनको मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से यहाँ पर शिक्षा दूंगा। और यहाँ पर मैंने पूरी जिम्मेदारी ली है, एक जिम्मा लिया है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाने का। तो बस अब आप जुड़ जाइए मेरे इस YouTube चैनल से, और अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, मेरा जो पढ़ाने का पर्पस होता है वो होता है कि चीज़ों को समझाना, क्लियर करना और उसको अच्छी तरह से बिल्कुल आपके माइंड में बिठा देना, ना कि रटवाना। क्योंकि रटवाने से काम नहीं चलता। आप तो आगे का हमारे फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक अच्छी तरह से मुझे तैयार करना होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि एक इमारत की अगर जो नींव ही कमज़ोर होगी तो इमारत ढह जाएगी। तो इमारत को ढहने नहीं देना है, इसको मजबूत बनाना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपका जो पहला टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच, ये मैं आपको कराने वाला हूं। और मैं आपको ये इस तरह से कराने वाला हूं ताकि आपको रटना ना पड़े, केवल समझने में ही काम आ जाए। क्योंकि आपने अभी तक फिगर ऑफ स्पीच जो है वो अनेकों बार पढ़े होंगे, या फिर कैसे भी किताबों के माध्यम से या किसी टीचर के माध्यम से पढ़े होंगे। आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी पढ़कर देखिए और फिर अंतर आप खुद लगाइए कि आपको क्या समझ में आता है, क्या नहीं आता है। तो वो आप खुद जज करेंगे, मैं जज करने वाला कोई नहीं होता हूं। तो आपको खुद जज करना है कि वास्तव में आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, कि मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आपके पूरे कोर्स को भी आपका इसी प्रकार से तैयार करा सकूं। तो आज मैं आपके 11th क्लास के लिए जो लेकर आ रहा हूं, एक तो फिगर ऑफ स्पीच मैं आपको कराऊंगा, इसके साथ साथ जो मर्सी पोयम है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का पार्ट है, वो भी मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। तो पहले मैं आज आपको कराऊंगा फिगर ऑफ स्पीच, जो कि क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए ही एसेंशियल है और दोनों के कोर्स में है। तो ये मैं आपको कराने वाला हूं फिगर्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जब आप फिगर ऑफ स्पीच करते हैं कि ये फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है, किसको हम फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। लेकिन फिगर ऑफ स्पीच से पहले भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जो ये पोएट्री पढ़ रहे हैं ये क्या होती है। जैसे कि जब आप विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो आपको साइंस टीचर ये नॉलेज देते हैं कि जो सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसको विज्ञान कहते हैं। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी का टीचर उसको अपने पहले एक्सप्लेन करता है, डिफाइन करता है। हिस्ट्री का टीचर हिस्ट्री को डिफाइन करता है। उसी तरह से आपको पोएट्री का भी पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपसे कोई पूछ ले कि भाई आप पोएट्री पढ़ रहे हैं, पोएट्री होती क्या है, आप घूम जाते हो। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जब 12th पास करके जब बच्चे बीए फर्स्ट ईयर में आते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि पोएट्री क्या होती है, तो वो बिल्कुल गोल हो जाते हैं कि पोएट्री क्या होती है, पता ही नहीं होता पोएट्री क्या होती है। मैं आपको सबसे पहली चीज़ ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप जिस सब्जेक्ट को भी पढ़ें, पहले उसकी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या होती है। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा पोएट्री क्या होती है। और पोएट्री की जो अब तक की बेस्ट डेफिनेशन है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा दी गई है। विलियम वर्ड्सवर्थ आप सभी को पता होगा, रोमांटिक एज के एक फेमस कवि रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, और ये नेचर के पोएट कहलाते हैं और इनको वर्शिपर ऑफ नेचर के नाम से भी जाना जाता है।
जो प्रकृति के पुजारी हैं उसके नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि इनकी जो पोइट्री है, इनकी जो पोएम्स हैं वो नेचर को लेकर इन्होंने लिखी हैं। तो इनकी बेस्ट डेफिनेशन जो आती है, जो इन्होंने लिरिकल बैलेड में दी, वो पोइट्री की क्या कहते हैं ये? पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो कविता क्या है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। मानव की जो ये हमारे जो स्ट्रॉन्ग थॉट्स होते हैं, जो हमारे ये विचार होते हैं स्ट्रॉन्ग, इनका जो एक स्वच्छंद बहाव है, इनका जो एक फ्लो है, वही कविता है। तो कविता क्या है? वर्ड्सवर्थ के शब्दों में अगर जो हम कहें तो कविता है मानव के विचारों का एक बहाव, और बहाव भी कैसा? एक झरने जैसा बहाव जो होता है, वह कविता कहलाता है। तो उसको हम कविता कहते हैं, पोइट्री कहते हैं। इसके अलावा अगर जो हम बात करें पीबी शैली की, तो पीबी शैली क्या कहते हैं? पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड एप्लाइज्ड मोमेंट ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट माइंड। पोइट्री जो होता है, जो हमारे अच्छे माइंड का और जो बेस्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ होते हैं, उनका रिकॉर्ड क्या बनती है? वो कविता बनती है। जब हम अपने अच्छे समय को काव्य के रूप में उतार देते हैं तो वो कविता बन जाती है, ऐसा पीबी शैली ने कहा था। द बेस्ट पोइट्री इज द मोस्ट फीलिंगली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, सेड बाय शेक्सपियर। जो अच्छी कविता होती है, जो सबसे अच्छी कविता होती है, वो कल्पनाओं पर आधारित होती है, जो सबसे अच्छी कविता होती है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे बेस्ट डेफिनेशन विलियम वर्ड्सवर्थ की ही है, जो उन्होंने अपने वर्क लिरिकल बैलेड में दी थी, जिसमें इन्होंने ये कहा था, पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। जो ह्यूमन पावरफुल फीलिंग्स होती हैं, उनका एक बहाव जो होता है, उनका एक फ्लो जो होता है फीलिंग्स का, वही कविता कहलाती है। तो उम्मीद है कि आपको पोइट्री समझ में आ गई होगी, पोइट्री क्या होती है। अब इसके साथ अब जब हम पोइट्री को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो पोइट्री दो भागों में बंटती है स्टूडेंट्स। वो दो भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो सब्जेक्टिव पोइट्री और दूसरा ऑब्जेक्टिव पोइट्री। आई होप कि समझ में आ गया होगा। सब्जेक्टिव पोइट्री और ऑब्जेक्टिव पोइट्री, इन दो भागों में हम कविता को बांटते हैं, पोइट्री को बांटते हैं। अब सब्जेक्टिव क्या होती है? सब्जेक्टिव, जिसको हम पर्सनल पोइट्री भी बोल देते हैं, जो कवि अपने बारे में लिखता है, अपनी लाइफ से रिलेटेड लिखता है, वो सब्जेक्टिव होती है। और जब वो इम्पर्सनल हो जाता है, किसी इम्पर्सनल ऑब्जेक्ट को लेकर कविता लिखता है, तो वो ऑब्जेक्टिव पोएम हो जाती है, तो उसको ऑब्जेक्टिव पोइट्री कहते हैं। तो ये क्लियर होगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोइट्री। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ लिटरेरी फॉर्म्स की। बाकी तो मैं जैसे जैसे आपकी पोएम्स आती रहेंगी, उनको मैं साथ साथ बताता चलूंगा कि ये कौन सी फॉर्म है और किस तरह से है। तो लिटरेरी फॉर्म्स में लेकिन एक आउटलाइन नॉलेज आज आपको जरूर देना चाहूंगा। और आप जब भी मेरे इस वीडियो के माध्यम से पढ़ें, तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पास एक रजिस्टर और एक पेन लेकर भी जरूर बैठें, ताकि आप जो मेन पॉइंट्स हैं ना, उनको पॉइंट आउट भी कर सकें। और वो बाद में भी आप जब सुने तब भी आप कर सकते हैं, तो उनको पॉइंट आउट जरूर कर लेना, जो मैं मेन पॉइंट्स आपसे कहूं। तो मैंने जैसे आपको बताया, पोइट्री को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया, सब्जेक्टिव पोइट्री और ऑब्जेक्टिव पोइट्री। सब्जेक्टिव इज द पर्सनल पोइट्री एंड ऑब्जेक्टिव इज इम्पर्सनल पोइट्री। अब हम बात करते हैं लिटरेरी फॉर्म्स की। तो मैं आज केवल 3 या 4 लिटरेरी फॉर्म्स आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा फिगर्स ऑफ स्पीच पर। तो लिटरेरी फॉर्म्स में सबसे पहले हम बात करते हैं सोनेट की। तो ये आप नोट कर लेना, अपनी एक कॉपी पर नोट कर लेना। हिंदी में ही चाहे आपको भले ही क्यों ना पता हो, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या होती है, क्योंकि आपके कोर्स में मर्सी जैसे पोएम है, ये सोनेट है। अब सोनेट क्या होती है आपको ये नहीं पता, ये तो पता होना चाहिए था। तो सोनेट इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स। कहने को तो सोनेट का बहुत बड़ा इतिहास है, सोनेट के क्लासिफिकेशंस भी हैं, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि सोनेट होती क्या है। अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन की एक छोटी सी कविता क्या कहलाती है? सोनेट कहलाती है। इसके बाद हम बात करेंगे लिरिक पोएम की, जो लिरिक्स होती हैं। लिरिक क्या होती है? अ शॉर्ट म्यूजिकल कंपोजिशन, एक छोटी सी संगीतात्मक जो रचना होती है, वो लिरिक कहलाती है। इसके अलावा ओड क्या होती है? ओड भी म्यूजिकल कंपोजिशन होती है,
लेकिन ये लिरिक्स से लंबी होती है। इसके साथ साथ साथियों एलिजी भी आपको पता होनी चाहिए। एलिजी होता है एक सैड सॉन्ग। अंग्रेजी में जब हम एक दुख भरी कविता लिखते हैं तो वो कहलाती है एलिजी। तो उसको हम एलिजी बोलते हैं। जो एक दुख भरा गीत होता है, एक शोक भरी कविता होती है, उसको एलिजी कहा जाता है। एक सैड सॉन्ग जो कि किसी की मृत्यु पर लिखा जाता है, उसको एलिजी कहा जाता है। किसी की मृत्यु पर लिखा गया जो सॉन्ग होता है वो एलिजी कहलाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बैलेड की। तो बैलेड एक ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग होता है। एपिक जो होता है वो ग्रंथ होता है, एक लॉन्ग नैरेटिव टेल इन वर्स एपिक कहलाती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। सोनेट 14 लाइन की छोटी कविता सोनेट होती है। लिरिक एक म्यूजिकल कंपोजिशन होती है जिसको लिरिक कहा जाता है। ओड भी म्यूजिकल कंपोजिशन होती है लेकिन ये लिरिक से लंबी होती है। एलेजी एक दुख भरा गीत होता है जिसे किसी की मृत्यु पर लिखा जाता है। इसके अलावा बैलेड एक ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग होता है, ठीक है, जो कि सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पर, राजा रानी की कहानी पर और इसके अलावा जो सामंत होते हैं, नाइट्स होते हैं, उनकी कहानी पर आधारित होते हैं बैलेड्स। इसके साथ एपिक क्या होता है? एपिक इज ए लॉन्ग नैरेटिव टेल इन वर्स, एक लंबी वर्णनात्मक कहानी जो हमारे काव्य में होती है उसको एपिक कहता है, जिसको कहा जाता है, जिसको हम महाकाव्य ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। तो ये लिटरेरी फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि ये कौन कौन सी होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की। आते हैं आज के अपने मेन टॉपिक फिगर्स ऑफ स्पीच पर। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूं, हमारा जो पर्पस है वो पर्पस ये है कि समझाना, ना कि रटवाना। तो मैं आपको समझाने की ही कोशिश करूंगा और आपको चीजों को क्लियर यहां पर कराया जाएगा, चीजों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर कराया जाएगा। तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती है, हम किसे कहते हैं? अ फिगर ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन विच इज अनकॉमन एंड डेविएट्स ग्रेटर इफेक्ट। और इसके अलावा हम इसको यह भी कह सकते हैं कि ऑल द एलोबरेटेड वर्ड्स आर नोन एज फिगर्स ऑफ स्पीच। जैसे कि फिगर्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में कहें तो अलंकार होते हैं। और अलंकार क्या होते हैं? अलंकार होते हैं जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। तो यहां पर भी इंग्लिश में भी वही चीज है, जो हमारे एक्सप्रेशंस को, जो हमारे मीनिंग्स को और हमारे वर्ड्स को डिजाइन करते हैं, वो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। उनको फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। और एक ग्रेटर इफेक्ट के लिए काव्य में फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। आई होप फिगर ऑफ स्पीच आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग जो होता है वो ग्रेटर इफेक्ट के लिए किया जाता है लिटरेचर में। अब फिगर ऑफ स्पीच में सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच की हम बात करेंगे। जो हमारा सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमली। अब सिमली क्या होता है, किसको हम सिमली कहते हैं? सिमली इज अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच in which two different objects are compared together and the comparison words as like such and so are used in it। देखो मैंने डेफिनेशन भी बहुत आसान शब्दों में आपके लिए लिखी है कि सिमली क्या है। ये एक इस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की तुलना की जाती है और तुलनात्मक शब्द जैसे एज, लाइक, सच और सो, इनका यूज भी इसमें किया जाता है। एज, लाइक, सच एंड सो का यूज इसमें किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट चीजों की तुलना करते हैं लेकिन उसमें एटलीस्ट वन सेम क्वालिटी पाई जाती है, तो उनकी तुलना करते समय तुलनात्मक शब्द एज, लाइक, सच, सो का यूज किया जाता है, वो सिमली होती है। अब यहां पर देख लीजिए, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। ये जो पंक्ति है ये डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता है, उससे ली गई एक लाइन है। आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, मैं एक अकेला आवारा बादल की तरह घूम रहा था। किसकी तरह? एज अ क्लाउड, एक बादल की तरह। और कौन घूम रहा था? मैं घूम रहा था। तो यहां पर कवि अपनी तुलना बादल से कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज आप ये देखना कि यहां पर उसने क्या यूज किया है, एज अ क्लाउड। तो एज, लाइक, सच, सो, जैसे कि मैंने आपको बताया, किस में यूज किए जाते हैं? सिमली में यूज किए जाते हैं। तो ये सिमली है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जहां पर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की तुलना की जा रही है और तुलनात्मक शब्द एज, लाइक, सच, सो का यूज किया जाता है, उसको सिमली कहते हैं।
एक और एग्जाम्पल देखिए, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न की तरह है। यहां पर लाइफ की तुलना हमने किससे कर दी? ड्रीम से कर दी, और कंपैरिजन वर्ड कौन सा आया? लाइक आया। तो इस वजह से ये सिमिली है। तो यहां पर लाइफ की तुलना ड्रीम से की गई है। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न की तरह है। और स्वप्न की तरह है, ये जो लाइक जो वर्ड यूज किया, ये सिमिली को यहां पर रिप्रेजेंट करता है। तो ये सिमिली है। अब इसके बाद हम मेटाफर की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक और एग्जांपल यहां पर मिस हो गया, ये भी मैं आपको बता देता हूं। शी इज एज ब्यूटीफुल एज अ रोज, वो इतनी सुंदर है, एज ब्यूटीफुल एज अ रोज, जितना कि एक गुलाब का फूल। तो यहां पर एक लड़की की तुलना गुलाब से की गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि गुलाब जो है वो बहुत खूबसूरत फूल होता है, तो यहां पर एक लड़की की तुलना गुलाब से की गई है कि वो इतनी खूबसूरत है जैसे कि एक गुलाब का फूल। अब मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज एन इंप्लाइड सिमिली, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड टुगेदर बट द कंपैरिजन वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। इसको इतना समझ लीजिए, ये बस इंप्लाइड सिमिली है साथियों, कि इसमें कंपैरिजन वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता। दो चीजों की तुलना तो की जाएगी, लेकिन तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे कि अभी हमने ऊपर कहा था कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, हम इसमें सीधा कह देते हैं मेटाफर में, लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। हम ये ना कह के कि जीवन स्वप्न की तरह है, हमने सीधा कह दिया जीवन स्वप्न है, तो ये मेटाफर हो गया। यहां पर हमने कहा था शी इज एज ब्यूटीफुल एज ए रोज, मेटाफर में हम क्या कहते हैं? शी इज अ रोज, वो एक गुलाब का फूल है। तो ये क्या हो जाता है? मेटाफर हो जाता है। लाइफ इज अ ड्रीम, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इंडिया के शेक्सपियर हैं। कालिदास की तुलना जो है इंडियन यहां पर शेक्सपियर से की गई है, और कालिदास जो है वो इंडिया के हैं और शेक्सपियर जो है वो इंग्लिश में है। तो कालिदास की यहां पर जो तुलना की है वो किससे की है? शेक्सपियर से की है। तो कालिदास द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, और डायरेक्ट कंपैरिजन किया है, किसी कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं किया। तो ये होता है मेटाफर, जहां पर तुलनात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। शी इज अ रोज, वो एक गुलाब का फूल है। शी इज लाइक अ रोज ना कह के हमने कह दिया शी इज अ रोज, तो ये मेटाफर है। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, जो कैमल होता है, ऊंट है, उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यहां पर भी कैमल की जो कंपैरिजन है वो डेजर्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट से है, और कोई तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं है। तो ये मेटाफर है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। सिमिली क्या है? सिमिली में तुलना होती है, लेकिन तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एज लाइक सो का, मेटाफर में तुलना की जाती है, लेकिन तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? मानवीयकरण अलंकार। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंसान की क्वालिटी, मानव की क्वालिटी, ह्यूमन आइडियाज, ह्यूमन एक्सप्रेशंस, ह्यूमन इमोशंस, इनको हम निर्जीव चीजों में दर्शा देते हैं, प्राकृतिक चीजों में दर्शा देते हैं। प्राकृतिक चीजें से पेड़ पौधे, झरने, तालाब, फूल, इनको इनमें दर्शाते हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन बन जाता है। तो इट इज अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटीज और आइडियाज आर प्रेजेंटेड इन लाइफलेस ऑब्जेक्ट और इन नेचुरल थिंग्स, जहां पर निर्जीव वस्तुओं में और प्राकृतिक चीजों में मानव की क्वालिटीज को दर्शाया जाता है, उसको हम पर्सोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं, उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। अब ये हुआ हमारा पर्सोनिफिकेशन। अब इसके एग्जाम्पल आप देखिए। लव इज ब्लाइंड, प्यार जो है वो अंधा होता है। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भाई प्यार नहीं करना चाहिए क्योंकि प्यार जो है वो अंधा होता है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या प्यार कोई इंसान है? क्या प्यार कोई व्यक्ति है? प्यार कोई लड़का है या प्यार किसी लड़की का नाम है? नहीं ना। लेकिन हम कह रहे हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन अंधा होना मानव की क्वालिटी है। यहां पर ये ह्यूमन क्वालिटीज में से है मानव, क्योंकि इंसान अंधा होता है। तो यहां पर हमने कह दिया लव इज ब्लाइंड, ये पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण अलंकार है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक होता है। शिक्षक तो इंसान होता है, अनुभव कैसे शिक्षक बन जाएगा? लेकिन हमने अनुभव को भी, एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को भी, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग को भी हमने किस रूप में रिप्रेजेंट किया? यहां पर इंसान की क्वालिटी के रूप में रिप्रेजेंट किया, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। द चेयर इज स्टैंडिंग ऑन 4 legs, जो चेयर है वो 4 टांगों पर खड़ी हुई है। टांगे किसकी होती हैं? टांगे तो इंसान की होती हैं, लेकिन यहां पर हमने कुर्सी की ही टांगे कह डाली, तो ये पर्सोनिफिकेशन है।
द सी दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून। ये बहुत ही सुंदर लाइन है। ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनकी पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से ली गई जो लाइन है वहां से ली गई है, जिसमें वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स एंड वी सी लिटिल इन नेचर दैट इज आर्स। कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस कमाने में और खर्च करने में लगे हुए हैं, और प्रकृति जो हमारे लिए बनाई गई है हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं है, हमारे पास प्रकृति के लिए टाइम नहीं है। प्रकृति में एक से एक प्रेम का दृश्य है, प्रकृति में एक से एक सुंदर मनोरम दृश्य है। और यहां पर जो ये पंक्ति है इसमें दिखाया गया है जो समुद्र है, समुद्र को नारी का प्रतीक माना गया है और चंद्रमा को पुरुष का प्रतीक माना गया है। और यहां पर यह कहा गया है कि प्रकृति का कितना सुंदर दृश्य होता है। द सी दैट बेयर्स हर बोसम, जो समुद्र रूपी नारी है वो अपने वक्ष स्थल को फैला देती है। किसके समक्ष? चंद्रमा के समक्ष, चंद्रमा रूपी पुरुष के समक्ष। लेकिन हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमें इस दृश्य को देखने के लिए समय नहीं है। तो ये ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ इस कविता में कहना चाहते हैं। और ये जो है, अब आप मुझे ये बताइए, द सी दैट बेयर्स हर बोसम, क्या समुद्र का हृदय होता है? क्या समुद्र का वक्ष स्थल होता है? ये बताइए मुझे। क्या चंद्रमा उस पर चलकर आता है? इम्पॉसिबल ना, लेकिन ये ह्यूमन क्वालिटीज हैं, वक्ष स्थल होना ह्यूमन क्वालिटीज है। तो ये जो है यहां पर मानव की क्वालिटी को प्रकृति की चीजों में दर्शाया जाता है, जैसे मैंने आपसे बताया था, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में दर्शाया जाता है, और इसके साथ साथ जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहां पर दर्शाया जाता है, वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। अब बात हम करते हैं अपोस्ट्रॉफी की। अपोस्ट्रॉफी, अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच दैट जनरली एड्रेसेस टू अ डेड पर्सन, एन एनिमल, अ थिंग और एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी और आइडिया एज इफ इट वर अलाइव, प्रेजेंट एंड कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एक डेड पर्सन को दर्शाती हैं, या फिर एक जानवर को, जीव को दर्शाती हैं, या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को दर्शाया जाता है जिसको ये समझा जाता है कि काश ये जिंदा होती, जीवित होती, और काश हम ये अंडरस्टैंडिंग चीज़ें होती। तो वहाँ पे अपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया जाता है, और इसमें अपोस्ट्रॉफी मार्क का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है अपोस्ट्रॉफी मार्क आए, जहाँ पर ये क्वालिटीज़ भी आ जाए तो भी अपोस्ट्रॉफी होता है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि अपोस्ट्रॉफी मार्क है और एक दुख को दर्शाया गया है, तो ये अपोस्ट्रॉफी है। ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट। जब ब्रूटस की मृत्यु हुई थी तो ब्रूटस ने मरते समय, जूलियस सीजर नाटक में ब्रूटस ने मरते समय यह कहा था कि सीजर तुम आज भी शक्तिशाली हो, तुम अपने मरने के बाद भी शक्तिशाली हो। तो यहां पर यह अपोस्ट्रॉफी है, मतलब मरने के बाद भी चीजों को कंसीडर किया जा रहा है, तो वो अपोस्ट्रॉफी है। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, बेवफाई तेरा नाम ही तो औरत है। ये शेक्सपियर का नाटक हैमलेट है, और वहां पर हैमलेट ने ये प्रिंस हैमलेट जो डेनमार्क के राजकुमार होते हैं वो ये पंक्तियां बोलते हैं, बेवफाई तेरा नाम ही तो औरत है। यहां पर स्त्री जात को, एक विमेन कम्युनिटी को वो पूरी तरह से एक बेवफा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था इस वजह से। ऑक्सीमोरन क्या होता है? इट इज ए काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज और वर्ड्स आर पुट टुगेदर। बड़े आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया है। दोस्तों, अगर आपने अभी भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथियों एक कमेंट तो जरूर बनता है। तो ऑक्सीमोरन क्या होता है? जिसमें दो अपोजिट वर्ड्स दर्शाए जाते हैं, विलोम शब्द दो एक साथ आ जाएं, दो विपरीत बातें एक साथ आ जाएं, वो ऑक्सीमोरन है। उनको ऑक्सीमोरन कहा जाता है, जो विरोधाभास होता है। हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ये हेनरी वॉटम की लिखी हुई एक फेमस कविता है, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। उसकी ये लास्ट पंक्ति है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ ना होकर भी उसके पास सब कुछ है। किसके पास सब कुछ है? जिस व्यक्ति के पास अच्छा आचरण है, ऑनेस्ट थॉट्स हैं। तो ऐसे व्यक्ति के पास, जो एक मास्टर ऑफ डेस्टिनी है, जो अपने खुद का मास्टर है, मतलब खुद अपने कॉन्सेंस का मास्टर है, वो व्यक्ति जो है वो सबसे ऊपर है, और उसके पास कुछ ना होकर भी सब कुछ है। तो नथिंग एंड ऑल, यहां पर आप एक चीज गौर करना, तो ये देखिए एक तरफ तो नथिंग है और एक तरफ ऑल है, और ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, तो ये ऑक्सीमोरन है। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ये खुला रहस्य है, खुला भी है और रहस्य भी है, ओपन भी है और सीक्रेट भी है। तो अपोजिट वर्ड्स यहां पर आते हैं और वो ऑक्सीमोरन होता है। इसके बाद हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार। हाइपरबोल क्या होता है?
It is a figure of speech in which things are exaggerated in order to lay high mean representation than they really are. यहां पर चीजों को बढ़ा चढ़ाकर या बिल्कुल गिराकर दिखाया जाता है, वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है, उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। 10,000 saw I at a glance, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है डैफोडिल्स, वहां से ये पंक्ति ली गई है। और ये कवि जो है, जब वो आवारा बादल की तरह यहां पर घूम रहा था तो वो कहता है 10,000 saw I at a glance, मैंने 10,000 एक नजर में देख डाले। क्या चीज? नरगिस के फूल, जो गोल्डन डैफोडिल्स थे वो देख डाले। तो क्या पॉसिबल है कि आप 10,000 गोल्डन डैफोडिल्स एक साथ देख लो? चलो देख भी लो, लेकिन क्या पॉसिबल है कि आप एक नजर में उन्हें काउंट भी कर लो और काउंट के एग्जैक्ट करके बता दो कि ये 10,000 हैं? इम्पॉसिबल है ना। तो लेकिन पोएट्री में सब कुछ पॉसिबल है। तो जहां पर इस तरह से बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है वो हाइपरबोल कहलाता है। तो ये हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति अलंकार है। All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand, जो अरब के परफ्यूम भी है ना, वो इन हाथों की में जो इस समय जो खून की जो खुशबू है ना, जो एक महक है, उसको नहीं मिटा सकेंगे। मैकबेथ से ली गई फेमस लाइन है, लेडी मैकबेथ बोलती है इन पंक्तियों को। तो बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं और यहां पर भी आप देख रहे होंगे किस प्रकार से अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे, ये पंक्तियां आती हैं अलेक्जेंडर पॉप के द रेप ऑफ द लॉक से, जो कि एक एपिक है जिसमें बेलिंडा के बालों का जो है एक तरह से रेप किया गया था, उसके लॉक्स को रेप किया गया था द रेप ऑफ द लॉक में। और यहां पर यह है बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे, बेलिंडा मुस्कुराई और सारा संसार मुस्कुरा गया। क्या पॉसिबल है कि एक लड़की हंस जाए, मुस्कुरा जाए और पूरा संसार मुस्कुरा जाए? नहीं है ना। तो ये क्या है? ये यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। शी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स, ये भी बेलिंडा के लिए ही है। जब उसके बालों को काट दिया गया था तो उस समय वो बहुत ज्यादा रोई थी। तो यहां पर इस तरह से दर्शाया गया है कि शी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स, कि वो समुद्र के आंसू रोई। क्या कोई रो सकता है ऐसा? नहीं ना। तो ये हाइपरबोल है। ओनोमोटोपोइया, ओनोमोटोपोइया साउंड से अंदाजा लगा लीजिए, ध्वनि, जहां पर ध्वनि की बात आ जाए वो ओनोमोटोपोइया है। इट इज ए काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच दैट रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ साउंड, जो ध्वनि को दर्शाती है वो ओनोमोटोपोइया है। जैसे कि ही शट द डोर विद अ थर्ड, उसने दरवाजे को बंद किया किसके साथ? थर्ड की आवाज के साथ। थर्ड की आवाज के साथ। फिलिप लार्किन की फेमस कविता है चर्च गोइंग, वहां से यह पंक्ति है साथियों। जब वो चर्च गए तो उन्होंने देखा कि संडे के अलावा जो चर्च की एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा नीरस होती हैं। तो तब वो जब दरवाजे को खोलते हैं तो एकदम एक आवाज होती है। तो ये वही पंक्ति है। द स्नेक हिसेस, जो स्नेक है हिस करता है, और हिस करता है तो क्या होगा? आवाज होगी, और आवाज होगी तो कौन सा अलंकार होगा? ओनोमोटोपोइया होगा साथियों, ध्वनि सूचक अलंकार। थंडरिंग एंड लाइटनिंग इन द स्काई, आकाश में बिजली गरज रही है और बादल जो है बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। तो इससे क्या होगा? इससे एक आवाज होगी, और आवाज होगी तो क्या होगा? आवाज होगी तो ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो ये थे साथियों फिगर्स ऑफ स्पीच, जो मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश यहां पर की है। और मेरा पर्पस है समझाना, ना कि रटवाना। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो और आगे भी आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा जो अपने स्कूल का ग्रुप बनाया हुआ है। और जिन साथियों जो 12th में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, 11th वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। और जिनको फिगर्स ऑफ स्पीच की आवश्यकता है, लिटरेचर के जो भी स्टूडेंट्स फिगर ऑफ स्पीच सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन व्हाइल सब्सक्राइबिंग दिस चैनल सो दैट यू मे गेट रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।